जय हिंद साथियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। हम लोग देख रहे थे घटना चक्र में बायोलॉजी। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा टॉपिक क्या है। बायोलॉजी में आज का टॉपिक जो है हमारा वो क्या है, अनुवांशिकता। देखिए आज का ये टॉपिक है हमारा अनुवांशिकता। इनके सारे सवाल सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखिए पहले नंबर सवाल। इससे पहले बता दें कि आप में से जो भाई नए हैं प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अपना भाई को सपोर्ट करें, वीडियो को लाइक करें और थोड़ा अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें वीडियो को। देखिए आप अगर किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो इससे एक भी सवाल बाहर नहीं जाएगा साइंस के। अगर आप ईमानदारी से पूरी तरह से कवर कर लेते हैं साइंस का इस बुक, तो एक भी सवाल कोई भी एग्ज़ाम में बाहर नहीं जाएगा, सारे सवाल आपका सॉल्व हो जाएगा। चलिए देखते हैं अनुवांशिकता का पहले नंबर सवाल। चलिए फर्स्ट में देखिए स्क्रीन पर आप देखिए आप लोग पहले नंबर सवाल, वर्तमान अनुवांशिक विज्ञान का जनक कौन है? वर्तमान अनुवांशिक विज्ञान का जनक कौन है? तो कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल। तो ये मेंडल है, ऑप्शन ए सही है। अगले सवाल, अनुवांशिकता के जनक के रूप में विख्यात है। तो अनुवांशिकता के जनक के रूप में कौन विख्यात है? सेम सवाल था, मेंडल, ऑप्शन बी सही है, मेंडल। अगले सवाल, मेंडल ने अपने चिर प्रतिष्ठित वंशागति नियमों को प्रतिस्थापित करने में जिस जीवधारी का उपयोग किया है वो कौन था? मटर। आप सभी को पता होगा मटर का पौधा, तो ऑप्शन सी सही है यहाँ पे। आगे देखिए, अगले सवाल, मेंडल की अनुवांशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है? मेंडल के अनुवांशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो लैंगिक जनन पे, ऑप्शन सी, लैंगिक जनन। अगले सवाल, जीनोम चित्रण का संबंध जो है किससे है? जीनोम चित्रण का संबंध जीन का चित्रण से है, जीन का चित्रण से, तो ऑप्शन बी सही है, जीन का चित्रण से। अगले सवाल, जीवों में अनुवांशिक लक्षण संतान में ले जाए जाते हैं। जीवों में अनुवांशिक लक्षण संतान में ले जाए जाते हैं किसके द्वारा? तो क्रोमोसोम के द्वारा। क्या हो जाएगा? क्रोमोसोम के द्वारा। अगले सवाल, जीन है तो क्या है? डीएनए का एक भाग होता है जीन क्या है? डीएनए का एक भाग होता है। अगले सवाल देखिए, जीन के भीतर अनुक्रम आधार में परिवर्तन कहलाता है। जीन के भीतर अनुक्रम आधार में परिवर्तन कहलाता है, तो क्या कहलाता है? उत्परिवर्तन, ऑप्शन ए सही है, उत्परिवर्तन। अगले सवाल देखिए, हमारे शरीर में अनुवांशिकता की इकाई को कहते हैं। तो हमारे शरीर में अनुवांशिकता की इकाई को क्या कहते हैं? जीन कहते हैं, तो ऑप्शन सी सही है, जीन। अगले सवाल देखिए, किसी भी प्रजाति में गुणसूत्र संख्या, तो क्या है? किसी भी प्रजाति में गुणसूत्र संख्या स्थिर रहती है, गुणसूत्र संख्या चेंज नहीं होता है। जैसे मानव में 46 गुणसूत्र होता है, तो ये सभी में सेम होता है, ध्यान रखें। अगले सवाल, जीव कोशिकाओं में अनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रण में निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी है? तो जीव कोशिकाओं में अनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रण में कौन जो है उत्तरदायी है? तो क्या हो जाएगा? डीएनए। अगले सवाल, प्लमान जीन जंपिंग जीन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो जंपिंग जीन के सिद्धांत का प्रतिपादन जो है बारबरा मैक्लिंटॉक ने किया था, ध्यान रखें। देखिए अगले सवाल, डीएनए में उपलब्ध कौन सा यौगिक एमिनो अम्ल नहीं बनाता है? डीएनए में उपलब्ध कौन सा यौगिक एमिनो अम्ल नहीं बनाता है? तो क्या होगा? टायरोसिन एमिनो अम्ल जो है नहीं बनाता है। अगले सवाल, डीएनए में मौजूद शर्करा होती है। डीएनए में मौजूद शर्करा क्या होती है? डीऑक्सीराइबोस, ध्यान रखें। अगले सवाल, डीएनए की खोज किसने की? तो डीएनए की खोज किसने किया था? देखिए ऑप्शन, और सारे ऑप्शन देखिए, ये ई नंबर है, एक से अधिक, तो इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए, एक गलत धारणा है कि जेम्स वाटसन और ऑर्थर क्रिक, आप सभी को पता होगा डॉक्टर फ्रांसिस क्रिक
और MHF विल्किंस तथा फ्रैंकलिन नामक वैज्ञानिक ने DNA की खोज की थी। ये गलत अवधारणा है और इन वैज्ञानिकों ने एक्स-रे विश्लेषण द्वारा वर्ष 1953 में DNA का कुंडलीकार विन्यास प्रस्तुत किया था। वास्तव में DNA की पहचान पहली बार जो है 1869 ईस्वी में रसायन शास्त्री जो थे मीसर ने किया था, फ्रेडरिक मीसर। तो DNA की खोज किसने किया था? तो ध्यान रखें, फ्रेडरिक मीसर। DNA की खोज फ्रेडरिक मीसर ने किया था। अगले सवाल, DNA की द्विकुंडली संरचना किसके द्वारा की गई थी? तो DNA की द्विकुंडली संरचना जो है वाटसन और क्रिक के द्वारा की गई थी। अगले सवाल, राइबोजाइम्स होते हैं, तो राइबोजाइम्स क्या होते हैं? RNA होते हैं। ध्यान रखें, राइबोजाइम्स क्या होते हैं? RNA होते हैं। अगले सवाल देखिए, अग्रलिखित व्यवसाय में लगे व्यक्तियों में से कौन से व्यक्तियों को अपनी कोशिका में DNA में अस्थायी परिवर्तन का खतरा रहता है? तो 1 नंबर देखिए, कार्बन 14 समस्थानिक का उपयोग करके अनुसंधान करने वाले, एक्स-रे तकनीक, कोयला खनन, रंगरेज और रंगसाज में। तो किसमें होगा? तो देखते हैं हम लोग। तो देखिए इसका उत्तर जो सही है, कौन से उत्तर सही है? 1। तो केवल 2 सही है यहाँ पे। तो सही उत्तर को पूछ रहा था, तो आप कीजिएगा केवल 1 नंबर सही। तो 1 नंबर में जो है कार्बन 14 समस्थानिक का उपयोग करके अनुसंधान करने वाले, इसमें जो है इसके DNA में अस्थायी परिवर्तन का खतरा रहता है। ध्यान रखें। देखिए आगे देखते हैं हम लोग जैव उर्वरक के बारे में। जैव उर्वरक के सारे सवाल देखते हैं। तो चलिए देखिए जैव उर्वरक के पहले सवाल और आप लोग उत्तर कीजिए। देखिए, निम्नलिखित में से किन का उपयोग जो है जैव उर्वरक के रूप में किया जाता है? किसका उपयोग जो है जैव उर्वरक के रूप में करते हैं? तो एजोला और नीलहरित इन दोनों का जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग करते हैं। अल्फ़ा का जो है उसका यूज नहीं करते हैं। तो 1 और 2 सही है। एजोला और नीलहरित का उपयोग जैव उर्वरक में करते हैं। ध्यान रखें। अगले सवाल, निम्न में से कौन जैव उर्वरक के रूप में उपयोग होता है? तो जैव उर्वरक के रूप में राइजोबियम का यूज करते हैं, सही है। नीलहरित का यूज करते हैं और एजोला का यूज करते हैं। तो उपयुक्त सभी हो जाएगा यहाँ पे, इन तीनों सही है। अगले सवाल देखिए, कौन जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त होता है? तो किसे जैव उर्वरक के रूप में यूज करते हैं? एजोला का यूज करते हैं, नीलहरित का यूज करते हैं और किसे यूज करते हैं? तो 1 और 2 बिल्कुल ही सही है। तो यहाँ पर देखिए 1 और 2 तो कोई ऑप्शन नहीं है, यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं है, तो इसलिए स्टार लगा के छोड़ दिया है। तो एजोला ध्यान रखें और इसके बाद नीलहरित का जैव उर्वरक के रूप में यूज करते हैं। कौन सा एक नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीव नहीं है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीव नहीं है। तो ध्यान रखें, माइकोराइजा जो है नाइट्रोजन स्थिरीकरण नहीं करता है। अगले सवाल, नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु किस पौधे की जड़ के साथ संयोजन करते हैं? नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु किस पौधे के जड़ के साथ संयोजन करते हैं? तो क्या हो जाएगा? दाल के पौधे के साथ संयोजन करते हैं। अगले सवाल, निम्नलिखित में से कौन एक जैव उर्वरक का स्रोत है? कौन एक जैव उर्वरक का स्रोत है? तो एजोला क्या है? जैव उर्वरक का स्रोत है। ध्यान रखिए। आगे देखिए, निम्न में से कौन एक जैव उर्वरक है? जैव उर्वरक कौन है? एजोला पढ़ चुके हैं। एजोला क्या है? जैव उर्वरक है। अगले सवाल देखिए, पशुओं विशेषतः दुधारू गौ, दूध देने वाले गाय के अनुपूरक भोज के रूप में प्रयुक्त उर्वरक जैव उर्वरक है। तो कौन है? एजोला। तो एजोला ध्यान रखिए। अगले सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो एजेटोबैक्टर जैव कीटनाशी नहीं है, ये बिल्कुल सही है और बिल्कुल ही गलत है। और ये तीनों के बारे में ध्यान रखें, तीनों सही है। नीलहरित आप सभी को पता होगा जैव उर्वरक है। क्रायोसोपा माहो नियंत्रण करती है, ध्यान रखें। अगले सवाल देखिए,
निम्नलिखित में से किस फसल में नील हरित मुक्ता जैव उर्वरक के रूप में उपयोग होता है? किस फसल में नील हरित जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग करते हैं? तो किस फसल में करते हैं? तो सारे ऑप्शन देख लीजिए। तो धान की फसल में यूज करते हैं, तो ऑप्शन सी सही है, धान की फसल। अगले सवाल, नील हरित का उपयोग नत्रजन आपूर्ति हेतु किया जाता है, तो किसके? धान को। तो धान को ध्यान रखें। अगले सवाल देखिए, निम्न के साथ मिलाने से एजोला एक अच्छा उर्वरक होता है, किसके साथ मिलाने से एजोला एक अच्छा उर्वरक होता है? तो नील हरित हो जाएगा, ऑप्शन ए, नील हरित। अगले सवाल, एजोला बहुधा जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग करते हैं या प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसका सहचारी है, क्या है? नील हरित। नील हरित। अगले सवाल, एजोला है एक, एजोला क्या है? जलीय फर्न है, ध्यान रखें। एजोला क्या है? एक जलीय फर्न है। अगले सवाल, जलीय फर्न जिसे जैव उर्वरक के रूप में उपयुक्त किया जाता है, प्रयुक्त किया जाता है, वह है, तो क्या है? एजोला है। क्या है? एजोला। अगले सवाल, निम्नलिखित में से कौन से सूक्ष्म जीव जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त होते हैं? तो कौन से सूक्ष्म जीव जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त होते हैं? वो है साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया। अगले सवाल, निम्नलिखित में से कौन से सूक्ष्म जीव जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त होते हैं? तो कौन से सूक्ष्म जीव जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त होते हैं? साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया, ध्यान रखें। अगले सवाल, फसलों उत्पादन में नत्रजन उपयोग क्षमता वृद्धि की जा सकती है, तो फसलों उत्पादन में नत्रजन उपयोग क्षमता की वृद्धि की जा सकती है, तो किसके द्वारा? तो उर्वरक की मात्रा के बार बार उपयोग द्वारा, सही है। नत्रजन अवरोधक का उपयोग करके, बिल्कुल सही है। नत्रजन धीरे छोड़ने वाले उर्वरकों के प्रयोग करके, तो ये सभी सही है, तो सभी टिक करेंगे। अगले सवाल देखिए, सोयाबीन में नत्रजन स्थिरीकरण के लिए जिम्मेदार बैक्टीरिया है। सोयाबीन में नत्रजन स्थिरीकरण के लिए जिम्मेदार बैक्टीरिया है, तो क्या हो जाएगा? राइजोबियम जेपोनिकम। राइजोबियम जेपोनिकम, ऑप्शन बी सही है। और ये टॉपिक ख़त्म हो रहा है, हम लोग आगे वीडियो में अगले टॉपिक देखेंगे, तो ये टॉपिक यहीं तक। तो चलिए हम लोग मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में।